गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बीए पार्ट सेकेंड ईयर की आज हमारी ये नेशनल इनकम की सेकंड क्लास है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में हमने कल बात भी की थी और आज उससे आगे शुरू करते हैं। हमने पिछली कक्षा में स्टॉक के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? स्टॉक के बारे में। स्टॉक अर्थव्यवस्था का एक ऐसा चल है जिसका संबंध एक निश्चित समय बिंदु से होता है। किसी समय बिंदु से होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, 11 बजे राम के पास 100 रुपए है। इसका स्टॉक है। ये उसका क्या स्टॉक है। इस प्रकार से हम स्टॉक को समझने का प्रयास करते हैं कि 11 बजे राम के पास 100 रुपए का स्टॉक है। 12 बजे राम के पास 500 डॉलर, ये भी इसका स्टॉक है। ये उसका स्टॉक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्लो। फ्लो, FLO, फ्लो। ये अर्थव्यवस्था का वह चर है जिसका संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। ये अर्थव्यवस्था का वह चर है जिसका संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। उसको फ्लो कहते हैं। जैसे 11 बजे राम के पास 100 रुपए थे, ये उसका स्टॉक है। 12 बजे राम के पास 500 रुपए थे, ये उसका स्टॉक है। लेकिन इस 1 घंटे के लिए, यानी 1 आवर, ये 1 घंटे में, इस 1 घंटे में जो चेंजेज आया 5 से 400, ये 400 है। ये जो ये 400 है, ये इसका फ्लो है। क्या है उसका फ्लो? ये इनका फ्लो है। तो मेरा कहना ये है कि इस फ्लो का संबंध या इस प्रवाह का संबंध पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय अवधि से, किससे? समय अवधि से इसका संबंध किससे है? समय अवधि से है। स्टॉक का संबंध पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम। ये इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिस पे हमने बात की थी। अब आगे बात करते हैं। आय का प्रवाह। आपको लगता है कि ये आपने कभी 10 रुपए का नोट अपने जेब में रखा, कभी नोट किया हो, तो कुछ दिनों बाद घूम फिर के वो आप ही के पास में आता है? तो ऐसा कैसे है? कुछ अर्थशास्त्री का मतलब ये, कुछ अर्थशास्त्री का मानना है कि आय ना एक राइट एंगल की तरह, एक वर्ताकार तरीके से घूमती है। ये चारों तरफ घूमती रहती है। जैसे मान लो, सपोज दैट आपको कल्पना ही करना है, एक परिवार चित्र
एक परिवार क्षेत्र और दूसरा है फर्म। फर्म भी ऐसी जो उत्पादन करने वाली है, व्यवसाय करने वाली है। फर्म है, दो चीजें हैं, एक परिवार क्षेत्र, एक फर्म। ठीक है। परिवार क्षेत्र श्रम प्रदान करती है, श्रम व पूंजी प्रदान करती है, पूंजी प्रदान करती है, याद रखना। फर्म उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करती है, वस्तुओं का उत्पादन करती है। ये काम ये करता है, दोनों में से अलग अलग है। परिवार क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। ठीक है। परिवार क्षेत्र श्रम व पूंजी प्रदान करता है। ठीक है। इसके बदले फर्म उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। मान लो, सपोज करो, और दो क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र की बात करते हैं, एक परिवार, फर्म। परिवार अगर फर्म में काम करता है, अगर ये इसके लिए वर्क करता है, तो ये उसके लिए मजदूरी प्रदान करता है। क्या करता है? ये इसको मजदूरी देता है। क्या देता है? मजदूरी या वेतन प्रदान करता है। ठीक है। अगर फर्म परिवार क्षेत्र को वस्तुएं सेवाएं देती है, तो ये उन पे खर्च करता है। करते हैं, खर्च करते हैं, खर्च करते हैं। अब समझने की बात ये है कि ये घूमता कैसे है। जैसे मान लो ये फॉर्म है, ये परिवार क्षेत्र इनको, ये परिवार क्षेत्र इनको श्रम प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? श्रम, श्रम व पूंजी प्रदान करते हैं इसको, फॉर्म को। ठीक है। ये इसको प्रदान करते हैं। इसके बदले फॉर्म इसको मजदूरी, या इसको ऐसे ना करके इसको ऊपर से घुमाते हैं, जैसे ये परिवार क्षेत्र का, इसके सारे मजदूर इसमें काम करते हैं, पूरा परिवार इसमें काम करता है, श्रम और पूंजी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये फर्म क्या करती है? इसको मजदूरी और पूंजी लगाएंगे तो ये ब्याज देती है। क्या? ब्याज, मजदूरी, वेतन या ब्याज चुकाएंगे, वेतन इनको देंगे। अगर ये इसको, हाँ, कि अगर परिवार क्षेत्रक फर्म को श्रम और पूंजी प्रदान करते हैं, तो मजदूरी और ब्याज वेतन को देंगे। ठीक है। अगर फर्म इनको वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है, क्या करती है? प्रदान करती है, वस्तुएं सेवाएं प्रदान करती है, तो परिवार क्षेत्र इस पे खर्च करेगा। इस पे क्या करेगा? खर्च करेगा। इसका परिणाम ये हुआ कि जो पहले इनकम इसके पास थी, अब उसके इनकम उसके पास चली गई, उसके पास चली गई। तो जो इनकम सर्कल है वो एक राइट एंगल या वर्त की तरह घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। इसे मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और एक न्यूमेरिकल नंबर से बात करते हैं। ठीक है।
हमारा कॉन्सेप्ट मानने से पहले चीज समझ लेते हैं कि इसकी कुछ मान्यताएं, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करने करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति के पास, अगर किसी व्यक्ति के पास जितनी उसकी इनकम है वो सारी खर्च कर देता है, सारी खर्च कर देता है। एक उत्पादक सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली आय को भी वो व्यय कर देता है। क्या कर देता है? व्यय कर देता है। इस प्रकार से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। परिवार की वस्तुएं, सेवाएं। हाँ, मान लो एक व्यक्ति, एक फर्म, इसके पास 1000 रुपए। कितने रुपए? 1000 रुपए। ये इनके पास में 1000 रुपए है। ये बी क्षेत्र है। बी क्षेत्र यहां से इस क्षेत्र को श्रम व पूंजी देता है, भाई पूंजी प्रदान करता है महीने भर। कितने बार? महीने भर उसके पास में काम करता है ए फर्म के पास। ए फर्म इनको ये 1000 रुपए वेतन के रूप में इसको चुका देता है, जो इसके पास थे पहले। कितने थे? ए के पास 1000 रुपए थे, इन्होंने साल भर, महीने भर काम किया और उसको चुका दिया। उसको चुका दिया महीने के लास्ट में, महीने के लास्ट में 1000 रुपए को चुका दिया। ये जो परिवार क्षेत्र है, ये अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस फर्म क्षेत्र से वस्तुएं सेवाएं खरीद कर क्या करता है? ये देखता है, वस्तुएं सेवाएं खरीद करता है, पूरा महीना भर खर्च करता है। जो पैसे इनके पास थे वो इनके पास में आए। अब ये क्षेत्र इससे पूरा साल भर काम करेगा, इसको साल भर से वस्तुएं सेवाएं खरीदेगा, इसको देगा। तो ये क्या करेगा कि साल भर बाद, जो महीना भर, अगले 1 तारीख को पिछले महीने भर जो खर्च किया था वो वापस इसको चुका देगा। तो जो पैसा इसका था उसके पास में आ गया। और ये अर्थव्यवस्थाएं इस प्रकार से एक सर्कल की तरह चलती रहती है। इसे हम आय का वर्तुल प्रवाह कहते हैं, कि एक वृत्त की तरह घूमना, आय का एक वृत्त के रूप में घूमना। आपने कई बार देखा होगा एक नोट है, वो घूम फिर के आपके हाथ में रहता है। वो इसी का एक परिणाम है कि अर्थव्यवस्था एक सर्कल की तरह घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो ये समझे इस चीज को। ये द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं थी। इस अर्थव्यवस्थाएं में कई ऐसी अवधारणाएं हैं जिसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। यानी कि इसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को खर्च करता है, अपनी संपूर्ण आय को खर्च करता है। एक उत्पादक अपनी संपूर्ण आय को व्यय करता है। ठीक है, इस प्रकार से इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। और हम ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र हैं, परिवार, फर्म। वैसे अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनकी बात करते हैं। हाँ जी, पहला क्षेत्र था परिवार क्षेत्र। इसके अंतर्गत जितने भी श्रम था उसको शामिल किया गया था। अर्थात जब हम द्वितीय क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें हम परिवार और क्षेत्र को शामिल करते हैं। ये पहला परिवार क्षेत्र था। व्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। दूसरा हम मानते चलते फॉर्म। क्या? फॉर्म। इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी उत्पादक लोग हैं वो इसमें शामिल होता है। तीसरा था सरकार। कौन सा? सरकार। इनका ही मानना था कि सारी सरकारें आधुनिक वर्तमान में कोई सी भी अर्थव्यवस्थाएं हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था, हर अर्थव्यवस्था में सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है।
बहुत बड़ा योगदान है। तो अर्थव्यवस्थाएं अपने हिसाब से कार्य करती रहती हैं। ठीक है, अगला क्षेत्र है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार ये अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र थे और हमने विश्लेषण में ये 2 क्षेत्र लेकर किया था। अगर तीसरे क्षेत्र को शामिल करते हैं तो सरकार के इनकम के द्वारा गवर्नमेंट खर्च करती है, ये तो सरकार देती है और टैक्स के रूप में लेती है, तो हिसाब बराबर कि सरकार जितना लेती है उतना ही खर्च करती है। अगर एक सामान्य अवधारणा की बात करें तो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर हम सरकार को शामिल करें तीसरे क्षेत्र के रूप में तो सरकार जितना कमाती है उतना ही खर्च करती है, जितना वो खर्च करती है उतना वो कमा लेती है, क्योंकि कोई भी सरकार आय व्यय का हिसाब किताब अपने पास रखती है। ये इनके अलावा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है और वो देखते हैं। उपभोग की वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। उपभोग की वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनका पूरा उपभोग उसे खरीदने के बाद ही हो पाता है। उपभोग की वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग खरीदने के बाद ही होता है और उपभोग वस्तुओं को उपभोक्ता द्वारा समाज के लोग अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। यानी कि उपभोग की वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनको खरीदने के बाद ही एक उपभोक्ता उनका यूज कर सकता है और इनका जीवन काल कम होता है और ये सामान्यतः एक उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। जैसे पेन पेंसिल नोटबुक, पेन पेंसिल नोटबुक, ये इससे उदाहरण है क्योंकि ये को यूज करते हैं और फटाफट क्रैश होता है। इनके साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है कि इनका कंजम्पशन करते, इनका उपभोग करते इनका जीवन काल खत्म हो जाता है या स्वयं खुद खत्म हो जाती है। जैसे चाय है, टी है, आप उसे कंज्यूम करोगे, पियोगे, वो खत्म हो जाएगी। आपकी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, हाँ युवा हो तो शायद आपने आदत में हो गए ऐसे कोल्ड ड्रिंक भी ना, बड़ी बात है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि ये उपभोग की वस्तु है। अगर आप इसे घर पियोगे तो एक बार पीते ही खत्म हो जाएगी, पीते ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसे ही आपके दूध है, दूध का आप जैसे कंजम्पशन करोगे खत्म हो जाएगा। खिलौना है, थोड़े दिन खिलोगे टूट जाएगा, उसका कंजम्पशन वो खत्म। तो उपभोग वस्तुएं ऐसी वस्तु होती हैं कि जिनका यूज के बाद में उपयोग नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो, और इनको खरीदने के बाद ही यूज करते हैं और इनका जीवन काल काफी छोटा होता है। उत्पादक वस्तुएं वह वस्तुएं शामिल होती हैं जो उत्पादन में सहयोग प्रदान करती है, यानी कि वह वस्तुएं जो आपके उत्पादन में सहयोग प्रदान करें तो उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका लैपटॉप, कौन सा लैपटॉप, नाम सुना है, देख लेना, लैपटॉप। आपका ये जो लैपटॉप है आपके प्रोडक्शन में मदद करता है, आप इसकी मदद से बच्चों को पढ़ा सकते हो, इसकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन बना सकते हो, आपके बिजनेस के प्रोजेक्ट पूरे कर सकते हो, अपने स्टडी पूरी कर सकते हो। आप अगर किसान हो तो नई नई चीज़ें देख सकते हो, आप स्टूडेंट हो तो आप इसकी मदद से पढ़ सकते हो, आप टीचर हो तो बच्चों के लिए अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। इसके मल्टीपर्पज़ यूज है, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है। आप इंटरनेट यूज करो पूरे वर्ल्ड को जान सकते हो। जैसे आपका ट्रैक्टर क्या है,
आपके उत्पादन में मदद करता है, इसकी मदद से आप उत्पादन कर सकते हो। मशीनरी, आपने कोई मशीन लगाई, वो मशीन क्या करती है, आपको उत्पादन करने में मदद करती है, उसकी मदद से आप उत्पादन कर सकते हो। मशीनरी। उपभोग की वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जिनका जीवन काल छोटा होता है, जिनका जीवन काल छोटा होता है। पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका जीवन काल बड़ा होता है, बड़ा या लंबा होता है, बड़ा या लंबा होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रहता है इनका। और पूंजीगत पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं जो उत्पादन के निर्माण में सहयोग करती हो, उसे पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। अंतिम व मध्यवर्ती वस्तुएं, वर्ती वस्तुएं, अंतिम व मध्यवर्ती वस्तुएं। आपने नाम सुना है अंतिम वस्तुएं? अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं सेवाएं होती हैं जिनका उपभोग उत्पादन में किया जाता है, उसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका कार्य उत्पादन में किया जाता हो, जैसे चाय, आपका दूध, इसकी मदद से आप टी प्रिपेयर कर सकते हो पीने वाली। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग उत्पादन के लिए किया जाए, जिनको उत्पादन प्रक्रिया से अब गुजरना नहीं होता है। जैसे आपने दूध निकाल लिया तो अब दूध निकालने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा क्योंकि वो तैयार है। इसी प्रकार से आपने चाय बना ली तो चाय बनाने के तैयार करने के बाद दोबारा उस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। आपने टेबल बना ली तो अब टेबल बनाने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। यानी कि अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो उपभोग करने के लिए तैयार होती हैं और जो उत्पादन में सहयोग प्रदान करती हो, उनको अंतिम वस्तुएं कहते हैं। और जो उपभोग के लिए रेडी हो, जिनको उत्पादन प्रक्रिया से नहीं गुजरना हो, यानी कि जिनको उत्पादन प्रक्रिया से नहीं गुजरना हो, ऐसी वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती है। कैसी वस्तुएं? ऐसी वस्तुएं कैसी होती है? अंतिम वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया से नहीं गुजरना हो, हम उसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। लाइक चाय, सीमेंट, चाय, सीमेंट, कॉफी, ये इसके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल ना, इनको इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। ऐसे ही मध्यवर्ती वस्तु, ये मध्यवर्ती वस्तु के बारे में आपने 12th में पढ़ा भी होगा और याद भी होगा कि मध्यवर्ती वस्तु कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, और पता होना भी चाहिए कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर क्या है, क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना अंतर किए हम इनको पढ़ नहीं सकते, इसीलिए अंतिम वस्तुओं के बारे में पता होना चाहिए। मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनका अंतिम उत्पादन अभी बाकी है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं हैं
जिनका अंतिम उत्पादन अभी बाकी है, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। जैसे आयरन शीट, लोहे की चद्दर, लोहे की चद्दर, लोहे की चद्दर, लोहे की चद्दर, स्टील शीट्स, चीनी से आप दूध बना सकते हो और उत्पादन कर सकते हो, आप उसका अंतिम उपभोग में बाकी है। लकड़ी से आप कुछ भी कर सकते हो। लकड़ी अंतिम मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जिनका अंतिम अभी उपभोग बाकी है, जैसे कपड़ा, रुई, धागा, कपड़ा, रुई, धागा, ये अंतिम वस्तुओं का उदाहरण है। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनको हम अंतिम रूप से उपयोग करना बाकी है, उसे हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। अंतिम वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनको उत्पादन प्रक्रिया से नहीं गुजरना होता है। याद रखना, दोनों के बारे में 2 लाइन में छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। यानी कि अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जिनको उत्पादन प्रक्रिया से नहीं गुजरना होता है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनको अभी उत्पादन प्रक्रिया से गुजरना होता है। उदाहरण के लिए आयरन शीट्स, स्टील शीट्स, सीमेंट, ये सॉरी इसका एग्जांपल सीमेंट्स में मध्य सीमेंट, आपका कपड़ा, धागा, रुई आदि इसमें है, इसके उदाहरण है। तो अब ध्यान रखना विशेष तौर से इसको, ठीक है। ये इनके बारे में बात की है। आगे बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हाँ, सकल निवेश, सकल निवेश एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं पर, एक निश्चित अवधि में पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे सकल निवेश कहते हैं। या सीधे शब्दों में आपके एक शब्दों में एक चीज समझाने की कोशिश करूं कि एक निश्चित समय में उत्पादन करने के लिए, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजी पर जो खर्च किया जाता है उसे हम सकल निवेश कहते हैं। इसे और इजी शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि एक निश्चित समय में उत्पादन करने के लिए किया जाने वाला समस्त खर्चा आपका निवेश होता है। निवेश क्या होता है? सकल निवेश होता है कि एक निश्चित समय में उत्पादन करने के लिए किया जाने वाला समस्त खर्चा आपका सकल निवेश है। जैसे सरकार के द्वारा ब्रिज निर्माण करने में जो खर्चा करते हैं सकल निवेश कहते हैं, उस ब्रिज का सकल निवेश। बिल्डिंग्स बनाने के लिए, सरकारी इमारतें बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, कैनल बनाने के लिए या बड़े इंस्टीट्यूट्स के निर्माण करने के लिए जो समस्त खर्चा किया जाता है वो सकल निवेश कहते हैं। मैं एक छोटी सी चीज समझना चाहता हूँ आपसे, मैं बताना चाहूँगा। आप मुझे बताएं निवेश और खर्च में अंतर, क्या ये एक जैसे हैं या अलग अलग है? बच्चों ये एक जैसे नहीं है, दिखने में एक जैसे हैं लेकिन अंतर है। निवेश
किसी लाभ के उद्देश्य से किया जाने वाला खर्च जिसमें रिटर्न मिलने की संभावना हो, वो निवेश है। खर्च ऐसा होता है कि जिससे लाभ मिलने की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी सकती है। सिंपल शब्दों में कहूं, आपके द्वारा किया जाने वाला एक्सपेंडिचर आपका खर्च है। आपके द्वारा किया जाने वाला खर्च ये खर्च है, लेकिन ये खर्चा आपके लिए, पिताजी के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। आप जो उड़ाते हो वो खर्चा है, लेकिन पिताजी आप पे जो उड़ाते हैं वो इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि पिताजी को उम्मीद है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी पढ़ के ना टीचर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, या फिर आरएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, बड़े सपने हैं उनके। तो उनके जो भी आप पे खर्च है, आपके पिताजी जो भी आप पे खर्च करते हैं वो उनका इन्वेस्टमेंट है, और आप जो अपने पे खर्च करते हैं वो खर्चा ही है। याद रखना, आपके द्वारा अपने पे किया गया खर्च है, लेकिन आपके पिताजी आप पे जो खर्च करते हैं वो इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि उसे रिटर्न मिलने की संभावना है। तो सकल निवेश ऐसा ही है कि ऐसे खर्च जो लाभ के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तु खरीद पे करते हो उसे हम सकल निवेश कहते हैं। सकल निवेश कहते हैं। अब हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है शुद्ध निवेश। कैसा? शुद्ध निवेश क्या नेट इन्वेस्टमेंट? कौन सा? नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट ये कहते हैं कि आपका जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है या सकल निवेश है, इस सकल निवेश में से अगर मैं मूल्यह्रास करा दूं तो हमारे पास सकल इन्वेस्टमेंट या शुद्ध निवेश आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? कि सकल निवेश में से अगर मूल्यह्रास घटा दिया जाए, सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटा दिया जाए तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या है क्या नहीं है ये मिल जाएगा अपने पास, कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या है क्या नहीं है ये मिल जाएगा। अब बात आती है मूल्यह्रास, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। कि होता क्या है? मूल्यह्रास को अगर समझें तो एक सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ कि एक निश्चित समय अवधि में किसी वस्तु को प्रयोग लेने के बदले उसके मूल्य में होने वाला खर्च मूल्यह्रास कहलाता है। जैसे मान लो एक लड़की है चांदनी, क्या नाम है? चांद। एक लड़की का नाम है चांद। चांद ने एक स्कूटी खरीदी और ये खरीदी 60,000, 60,000 में से खरीदा। चांद का भाई है, उसका नाम है सूरज। क्या नाम है? सूरज। चांद प्लस सूरज ने इस स्कूटी को साल भर चलाया। चांद दिन में, सूरज रात में, दोनों चलाते स्कूटी को नॉन स्टॉप, सुबह शाम को भी यूज किया। इस स्कूटी को साल भर चलाने के बाद 10,000 में बिकती है। कितने बिकती है? 10,000 में से बेच देते हैं। इस साल भर के अंदर इसके मूल्य में 50,000 की कमी आई। ये मूल्यह्रास है। मैंने एक बार फिर कहा कि किसी वस्तु के लगातार प्रयोग करने के बदले उसके मूल्य में होने वाली कमी मूल्यह्रास कहलाती है। क्या? किसी वस्तु के लगातार इस्तेमाल करने से उसके मूल्य में होने वाली कमी मूल्यह्रास कहलाती है। ये बात इन्होंने कही है। और अगर सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटा दें तो हमारे पास शुद्ध निवेश आ जाएगा। क्या जाएगा? शुद्ध निवेश आ जाएगा। और हम इस चैप्टर में शुद्ध निवेश के बारे में बात करते हैं। हाँ, आगे का लास्ट और फाइनल कॉन्सेप्ट बचा है।
सामान्य नागरिक। एक देश का सामान्य नागरिक किसे कहते हैं? आपने सुना ही होगा, एक देश का सामान्य नागरिक। ठीक है, देखो, एक देश का सामान्य नागरिक उसको बोलते हैं जिसको सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक उस देश में रहते हुए वो आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो, उस देश को सामान्य नागरिक कहते हैं। या उस देश के सिटीजन को जो उस देश का मूल निवासी है और दुनिया में कहीं पर भी काम करता हो, उसे उस देश का सामान्य नागरिक कहते हैं। उसके द्वारा आर्थिक गतिविधियां दुनिया के किसी भी कोने में की गई हो तो सामान्य नागरिक। जैसे भारतीय डॉक्टर के द्वारा अमेरिका में सेवाएं देना, भारतीय इंजीनियर के द्वारा ब्रिटिश में पुल का निर्माण करना, भारतीय जहाजरानी सेवा दुनिया स्तर पर देना, इसके द्वारा भारतीय दूतावास के कर्मचारियों, विदेशी भारतीय दूतावास के द्वारा संचालित विदेशी जो दूतावास है वहां पर सेवा करने वाले कर्मचारी, ये सब भारतीय नागरिक माने जाएंगे, तो सामान्य नागरिक रहेंगे। जबकि घरेलू सीमा, घरेलू सीमा का सामान्य अर्थ ये होता है कि एक देश की भौगोलिक सीमा से, मान लो एक कंट्री है, इस कंट्री की इस फिजिकल बॉर्डर के अंदर रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो घरेलू सीमा में शामिल होते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, डोमेस्टिक एक्टिविटीज में शामिल है। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसके बारे में हम बात कर रहे थे और इनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, सामान्य नागरिक को हम उससे कहते हैं कि जिस व्यक्ति की 2 साल से अधिक आर्थिक गतिविधियां उस देश में संचालित हो रही है, उसे हम उस देश का सामान्य नागरिक कहते हैं। और घरेलू सीमा यानी कि एक देश की भौतिक सीमा के अंदर जो भी उसकी आर्थिक गतिविधियां हैं वो उस घरेलू सीमा में शामिल होता है। ये अर्थशास्त्र की अवधारणाएं थी। अब हम इसके मूल अवधारणाओं पे पढ़ेंगे आगे तक कि इसकी मूल अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं है। मुझे विश्वास और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसे पुनः रिवाइंड करें और देखें, पॉज करके इसे देखें, आपको समझ में आएगा। या इसे स्लो गति से देखें, आपको समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट में या फिर जब क्वेरी की कक्षाएं होंगी तब आप इसे जरूर बताना मुझे। आशा और उम्मीद है कि आप घर पे रहेंगे, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम एंड सेफ। थैंक यू, धन्यवाद।